हम सभी विश्वानि देव मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्तुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव। ओम। राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा के पदाधिकारी वर्ग, आचार्य वर्ग, विद्वत वर्ग, नेत्री वर्ग और नेता वर्ग में यहाँ की मेयर प्रीति अग्रवाल जी, सर्वहित के हरियाणा प्रांत के अध्यक्ष, आर्य राज्य सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आर्य क्षत्रिय सभा, आर्य छात्र सभा आदि सभी संगठनों के पदाधिकारी वर्ग, आर्यों, आर्याओं, युवाओं, सज्जनों, मातृशक्ति, हम सभी इस बलिदान उस युवक जो आजाद, जिसने अपने हाथ से ही अपने को गोली मार ली कि मैं अंग्रेजों के कैद में नहीं जाऊंगा। आर्यों, आर्याओं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और सान्याल आदि ने मिलकर के कानपुर में संगठन खड़ा किया था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, अर्थात पूरे भारतवर्ष में उत्तर, दक्षिण, पूरा, पश्चिम जितने मुख्य मुख्य क्रांतिकारी थे, उन सभी क्रांतिकारियों ने मिल करके एक संगठन बनाया था बड़े लंबे समय बाद, क्योंकि डॉक्टर श्यामजी कृष्ण वर्मा विदेश में थे, लाला हरदयाल जी विदेश में थे। जो देश में एक संगठन बना था वो संगठन HRA था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। आर्यों, आर्याओं, हम यहां संक्षिप्त से कुछ चर्चा अवश्य करेंगे, क्योंकि जो 25 वर्ष का युवक अपने को गोली मार लिया, किस लिए मार लिया, किस लिए संघर्ष किया? स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया। मैं अंग्रेजों के कैद में नहीं जाऊंगा, अपने को गोली मार लिया। उस काल से लेकर के और आज तक मुख्यतः आर्यों और आर्याओं को यह सिद्धांत जानना जरूरी है। अगर हम सिद्धांत नहीं जानते हैं या उसकी भावनाओं को नहीं जानते हैं तो हम उसके महत्व को भी नहीं समझ पाएंगे। आज कुछ लोग कहते हैं इन लोगों को, उस काल में भी कहते थे इन लोगों को डकैत कहते थे कि ये डकैती डालते थे। इनको आतंकवादी कहते थे क्योंकि अंग्रेजों का शासन था या अंग्रेजों के शासन को उखाड़ फेंकना चाहते थे, इसलिए इनको आतंकवादी कहते थे। इनको राष्ट्रद्रोही कहते थे क्योंकि राष्ट्र था अंग्रेजों का, हम तो थे गुलाम, तो हम उनके खिलाफ खड़े थे तो हमें राष्ट्रद्रोही कहते थे, हमें देशद्रोही कहते थे। अर्थात हम जिन युवाओं की आज चर्चा कर रहे हैं, अगर अंग्रेजों के शासन काल में देखें तो ये तो उनके घनघोर शत्रु थे। उनको पकड़ने के लिए रात दिन का प्रयत्न इनका होता था। देश में चारों तरफ में पराधीनता के कारण और वैसे भी हजारों सालों पहले से ही यहाँ पर भुखमरी थी। कभी ये सबसे संपन्न था, सबसे धनी था, लेकिन ये भुखमरी के कगार पर आ गया। कभी ये सबसे ताकतवर था संसार में, इससे ज्यादा ताकतवर और कोई नहीं था, अंततः ये असहाय के रूप में आ गया। अर्थात इतना निर्धन ये हो गया, इतना असहाय ये हो गया, और यह
जो राष्ट्र है यह स्वाधीन था और अंततः हम पहले मुसलमानों के अधीन रहे, फिर अंग्रेजों के अधीन आ गए, अर्थात मुसलमानों के गुलाम बने, फिर अंग्रेजों के गुलाम बन गए, अर्थात हम निर्धन थे, हम असहाय थे, हम पराधीन थे। तो इस पराधीनता में संघर्ष तो करते थे कि हम स्वाधीन हो। तो इसके लिए दो वर्ग था। एक वर्ग ऐसा था जो अंग्रेजों से वो भी लड़कर के स्वाधीन पाना चाहता था, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनसे साथ मिल करके, उनसे याचना करके वो पाना चाहता था। राजनीतिक अभियान बनाए गए। राजनीतिक अभियान में उस समय में 1923 के आसपास में पंडित मोतीलाल जी आदि ने मिलकर के स्वराज पार्टी बनाई। जब युवाओं ने देखा अपने देश के कि ऐसे लोगों ने स्वराज पार्टी बनाई है कि जो लोग अपनी बातों को अंग्रेजों के सम्मुख उठा ही नहीं पाते हैं, वे राष्ट्र को स्वाधीनता की तरफ में कैसे ले जाएंगे, तब इन युवाओं ने रिवोल्यूशनरी एक पार्टी बनाई। लेकिन उस पार्टी के बाद में भी जब ये देखा कि अंग्रेजों ने चारों तरफ से इतना अधिक अन्याय और इतना अधिक दमन कर रखा है कि इस रूप में आगे बढ़ पाना मुश्किल है, तब इन लोगों ने, जो देश के क्रांतिकारी थे, पूरे देश के इन लोगों ने मिलकर के बनाया हिंदुस्तान, HRA बनाया, और उसके अध्यक्ष या प्रेसिडेंट या कमांडर इन चीफ बने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। देखो, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से शुरू हुआ। पहले अध्यक्ष थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और इसके अंतिम अध्यक्ष थे पंडित चंद्रशेखर आजाद। विचारो, आज हम आर्य और आर्याएं तो इसे समझ सकते हैं, दूसरे ना समझे उनकी बात अलग है, उनकी क्षमताएं कितनी हैं समझने की, समझाने की, ये आप और हम जानते हैं। लेकिन आपको और हमें या तो समझने होगा। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने संगठन शुरू किया, HRA उसके कमांडर इन चीफ थे, और उसके बाद में अंतिम जो कमांडर इन चीफ था इनका, उनमें थोड़ा संशोधन किया गया था। पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, उसके बाद में बना ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना, और उसके अध्यक्ष, उसके कमांडर इन चीफ थे चंद्रशेखर आजाद। अर्थात पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के उसमें ही काम करते थे चंद्रशेखर आजाद, और उनके यहाँ उनको फांसी हो गई 1927 में। फांसी होने के बाद में भगत सिंह आदि सभी इसमें शामिल हुए, और इन्हीं के दल में शामिल होकर के ये बना सोशलिस्ट, एक समाजवाद और जुड़ा, तो ये आ गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना। अर्थात पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से शुरू हुआ और चंद्रशेखर आजाद पर क्या हुआ, समाप्त हो गया। जानते हो, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के साहित्य में भगत सिंह आदि के समय में फांसी के फंदे पर 3 उनके साथ में उनको लटका दिए गए। भगत सिंह के साथ वाले 3 को लटका दिए गए। कईयों को काला पानी भेज दिया। काला पानी अर्थात अंडमान निकोबार। कईयों को जेल में भेज दिया। अर्थात कई फांसी के फंदे पर लटका दिए गए, कई काला पानी भेज दिए गए, कई जेल भेज दिए गए। अर्थात ये जो 8 साल के आसपास में 1924 के आसपास में बना, और 31 में चंद्रशेखर आजाद के देहांत के बाद फिर ये संगठन नहीं खड़ा हुआ। फिर ये जो संगठन बना था, और ये भारतवर्ष में पहला संगठन था, लगभग 200-300 वर्ष के बाद में पहला ऐसा संगठन था जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बना था। बाद में सोशलिस्ट जोड़ा गया, कि जो जनता के बीच में था, जिसको जनता जानती थी। ऐसे छोटे छोटे क्रांतिकारियों के संगठन देश में अनेकों थे। आज जो पढ़ा लिखा तबका है भारतवर्ष का, ये पढ़ा लिखा तबका अपने को इन क्रांतिकारियों से जोड़ने में हीनता महसूस करता है। वो दूसरों से इसलिए कह देता है कि हाँ ये क्रांतिकारी थे। वो सोचता है कि जिससे वो हमारा अपमान ना करें, जिससे वो हमारी निंदा ना करें, अन्यथा वो इसको महत्व नहीं देता। वो सोचता है कि ये तो जो पुस्तकों में लिखा है, ये डकैत, आतंकवादी, ये उग्रवादी, ये है। लेकिन उन्हें अगर ये पता चले कि स्वतंत्र भारत का जो कारण है, उस कारण के पीछे
पराधीनता के काल में ये एक ऐसा संगठन था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का, जो जनता के भीतर था। जनता जानती थी, जनता चंदा भी देती थी, जनता जिसके लिए लड़ती भी थी, जनता जिसके लिए आंसू भी बहाती थी। इसके पहले क्रांतिकारी हुए, उन क्रांतिकारियों ने 2-4 को मारा और स्वयं मर गए, अनेकों कष्ट सहे, ऐसे भी रहे हैं, लेकिन ये पहला ऐसा संगठन था। लेकिन ये संगठन पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से शुरू हुआ और चंद्रशेखर आजाद पर आकर के, इनके बलिदान पर आकर के खत्म हुआ। यह चल नहीं पाया। भगत सिंह आदि इसके सदस्य थे। नौजवान सभा बनाई थी भगत सिंह आदि ने, उस सभा का विलय कर दिया था इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में। कुछ लोग कहते हैं कि भगत सिंह आदि को कि ये भगत सिंह कम्युनिस्ट थे, मार्क्स से प्रभावित थे, लेकिन एक बात याद रहे, जो इनका घोषणा पत्र है 1928 में नौजवान भारत सभा का, और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल 1927 में इनको फांसी हो गई। 1927 में जेल में ही इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। आत्मकथा का अंतिम पैरा पढ़ लो, 3-4 पेज, और प्रत्येक आर्य और आर्या हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे युवा हो, उसे 4-5 पृष्ठ को पढ़ना और पढ़ाना ही चाहिए। हम कहते हैं पूरा ना पढ़ो, 4-5 पृष्ठ पढ़ लो, और उसके बाद में नौजवान सभा का जो आप घोषणा पत्र इन युवाओं ने निकाला था, इन युवाओं का वो पढ़ लो, तो जानते हो आपको ये लगेगा कि ये जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जो अंतिम वाक्य है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जो आकांक्षा है, ये सारी आकांक्षाएं जो नौजवान सभा बनाई थी उन आकांक्षाओं में है। उसके बाद में जो संविधान बनाया, क्योंकि दल तो वही था, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का ही तो था, भगत सिंह आगे इसके सदस्य थे। युवाओं, आर्यों आर्याओं, जानते हो उम्र कितनी थी? एक की उम्र 24 साल, 23.5 साल, किसकी? भगत सिंह की। और चंद्रशेखर आजाद की कितनी थी? 25 साल। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की कितनी थी? 30 साल 6 महीना। अरे अभी तो ये समाज, अभी तो ये घर गृहस्थी को चलाने लायक भी नहीं बने थे। ये तो 20-20 साल के, 25-25 साल के लड़के थे, और 20-20 साल के, 25-25 साल के लड़कों से पूरा अंग्रेज प्रशासन कांपता था। इनको छोड़ा नहीं, प्रयास सबने किया, छोड़ा नहीं, फांसी के तख्ते पर लटका दिया, कुछ को काले पानी भेज दिया, और यहाँ तो पड़ी रही पूरी की पूरी पुलिस फोर्स पड़ी रही अंग्रेजों की चंद्रशेखर आजाद को पकड़ने में, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाई। और जब ये अवसर आया कि अब ये पकड़ सकती है, उसने अपने को गोली मारकर, 25 साल का युवक अपने को गोली मारकर आजाद हो गया। लेकिन इतना ध्यान रहे, वो आजाद तो हो गया कि हम अंग्रेजों की कैद में नहीं मरेंगे, लेकिन एक भावना भी दे गया, एक युवाओं को भावना दे गया। ये भावना दे गया कि हमें स्वाधीनता चाहिए, हमें आजादी चाहिए, हम किसी के पराधीन रह करके उसके कारागार में नहीं मरेंगे। हम स्वाधीन थे और हम स्वाधीन मरेंगे। हम अपने नियम के अनुसार में चलेंगे और इसी के अनुसार में हम जीवन जिएंगे। तो प्रत्येक युवाओं को प्रेरणा दे दिया, चाहे मरना क्यों ना पड़े, फिर भी तुम्हें स्वाधीनता के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। हमारे आचार्यों को, हमारे पदाधिकारियों को सोचो, और कितने उम्र में आए थे ये युवक। आज आचार्य सतीश जी हैं, आचार्य राजेश जी हैं, आचार्य हनुमत प्रसाद जी हैं, आचार्य इंदिरा जी हैं, जो हमारा आचार्य वर्ग है यहाँ। इन आचार्य वर्गों ने कम से कम मेरे ख्याल से 50,000 से अधिक युवाओं को आर्य बनाया है। लेकिन विचार करके देखो, ये युवक आए कब? जो हमारे हाथ में इनका वो है डाटा है कि ये आए कब। देखो जी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल 1916 में एंट्री हुई, 19 साल का युवक। चंद्रशेखर आजाद 1922 में यह आया है इस क्रांति के क्षेत्र में। उम्र कितनी है? 16 साल। भगत सिंह है, ये आया कब है? 1926 है। 1926 में उम्र कितनी इसकी है? 19 साल। अर्थात ये 19 साल, 16 साल, ये 16 साल, 19 साल के लड़के अपने राष्ट्र को स्वाधीन करने के लिए स्वप्न देखते हैं, अपने राष्ट्र को स्वाधीन करने के लिए सिद्धांत खोजते हैं,
अपने राष्ट्र को स्वाधीन करने के लिए मरने मिटने के लिए तैयार होते हैं। अपने राष्ट्र को स्वाधीन करने के लिए ये लोग संगठन खड़ा करते हैं, और केवल खड़ा ही नहीं करते, उस संगठन के लिए जीते हैं और उस संगठन के लिए मरते हैं। ये जी नहीं पाए, इन्हें मरना पड़ा। ये युवक 24-24 साल, 25-25 साल, 30-30 साल के ही ये थे, और इनको को फांसी के फंदों पर लटका दिया गया, कुछ को काले पानी भेज दिया गया, उसको जेल भेज दिया गया। 8 वर्ष में जो भारत में लंबे समय के बाद में जो एक क्रांतिकारियों ने, अर्थात इन युवाओं ने, अंग्रेज कहते थे कि हमने शस्त्र के बल से भारत को जीता है, हम इन्हें छोड़ करके इस रूप में भीख मांगने से नहीं जाएंगे। इन युवाओं ने जब ये देखा कि ये तो नहीं जाएंगे, उसने देखा, आप दोनों में पढ़ोगे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल में, पंडित भगत सिंह में, चंद्रशेखर आजाद तो इनके नेता हैं, कमांडर इन चीफ हैं, इनके भगत सिंह आदि के, जिनके कमांडर इन चीफ के, जिनके नेतृत्व में इन लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाया था अंग्रेजों ने, वो इनके नेता थे, नेता इनके लीडर थे, मेन लीडर थे, हेड लीडर थे, इनके कमांडर इन चीफ थे। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं, ये युवक, चाहे आप पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चाहे भगत सिंह, चाहे चंद्रशेखर आजाद, ये जो यहाँ के उत्तर भारत में जो संगठन था, ये उत्तर भारत का ही नहीं, ये पूरे देश का संगठन था। और याद रहे, यही पहला संगठन था इतने लंबे समय के बाद में, ये संगठन वो था जो जनता के भीतर में था। जनता इनके लिए रोती थी, जनता इनके लिए आंसू बहाती थी, और जनता इनके लिए धन भी देती थी, युवक भी देती थी। लेकिन किया क्या जाए, पराधीनता। जब अंग्रेजों ने ये कहा था कि हम भारत को हथियारों से जीते हैं, हम इन्हें छोड़ करके नहीं जाएंगे, तो इन लोगों ने सोचा था हथियारों से जीते हो और हथियारों से जाओगे, हम हथियारों से ही तुम्हें भगाएंगे। ये इनका दृष्टिकोण था। लेकिन थे तो युवक ही, 19-19 साल, 20-20 साल के युवक ही तो थे। ये 19-19 साल, 20-20 साल के युवक, जिन्हें हम कहते हैं आज 50,000 से अधिक हमारे इन आचार्यों ने बनाए हैं, इन आचार्यों ने तैयार किए हैं। उनके जो सिद्धांत हैं, हम ये मान लें क्या, उनके सिद्धांत जो वो कहते हैं वही सर्वोत्तम है, वही राष्ट्र के लिए हितकारी है? जरूरी नहीं है। लेकिन एक बात साफ है, उनकी भावना, राष्ट्र को स्वाधीन कराने का तड़प, उसके लिए मरने मिटने की भावना, और जो मरे मिटे उसके लिए हम सब कृतज्ञ हैं, और हम सबको कृतज्ञ होना चाहिए और याद भी रखना चाहिए, उन युवाओं ने आजादी के लिए, स्वाधीनता के लिए अपना सर्वोत्तम बलिदान दे दिया। लेकिन याद रहे, सर्वोत्तम बलिदान तो दे दिया, लेकिन अगला वाला भी लिखा है, या हम आर्यों और आर्याओं को समझना चाहिए। उसने लिखा तो है कि स्वाधीन हो जाएंगे, लेकिन लोकतंत्र आ जाएगा, लेकिन उस लोकतंत्र की जगह कहीं लूटतंत्र ना आ जाए, इसके लिए हमें आगे भी प्रयास करना पड़ेगा। इसके लिए ही इन युवाओं की वेदना को समझो, वो घोषणा पत्र पढ़ लो और उनकी आत्मकथा के कुछ पृष्ठ पढ़ लो। हम तो चाहेंगे कि जो क्षत्रिय सभा है, वह कम जो आर्य छात्र सभा है आचार्य राजेश जी के नेतृत्व में, वो इन पंक्तियों को, इनके घोषणा पत्रों को ठीक ठीक संदर्भ में अपना विश्लेषण करते हुए युवाओं को दे, अपने युवतियों को दे। वो समझें कि ओह, इन लोगों ने इस कारण से बलिदान दिया, इस कारण से फांसी के फंदे पर झूल गए 25-25 साल का हमारा युवक। अरे, उनकी भावना का पूरा होना जरूरी है, उनकी आकांक्षा क्या पूरी हो गई? नहीं पूरी हुई तो हमें पूरा करना चाहिए। अब हम 1-2 सिद्धांत पर चर्चा करके समापन की तरफ में बढ़ेंगे। हम हैं कौन? उन युवाओं ने, चंद्रशेखर आजाद ने 25 साल की उम्र में वो अपने को गोली मार करके मर गया। केवल अपने सुख के लिए नहीं, कोई अपराध किया था इसलिए नहीं, केवल इसलिए कि मेरे देश के युवक और युवतियां स्वाधीनता के भाव लें। अगर मैं बलिदान होता हूं, अपने को ही आहूत करके बलिदान होता हूं, अगर इससे हजारों और लाखों युवक और युवतियां प्रेरणा लेकर के स्वाधीनता के लिए संघर्ष करते हैं, तो मेरा बलिदान सार्थक है। और उसने बलिदान दिया और सार्थक भी हुआ। 1947 में देश को आजाद हो गया, अंग्रेजों को इसे छोड़ करके जाना पड़ा। याद रहे, अंग्रेज आपके देश को छोड़ गए हैं, लेकिन अफ्रीका को नहीं छोड़ा, ऑस्ट्रेलिया को नहीं छोड़ा। अन्य देश के बारे में भी हम चर्चा नहीं करेंगे। अफ्रीका को नहीं छोड़ा। अंग्रेजों का शासन छूट गया, संपत्ति नहीं छूटी। संपत्तियों पर आज भी वहां अंग्रेज है। जिन जिन संपत्तियों पर वो था, वो आज भी अंग्रेजों की है। आज भी वहां अंग्रेज भी रह रहे हैं, अफ्रीकन भी रह रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजों ने कब्जा किया था, वहां कब्जा छोड़ा वड़ा नहीं, वहां वो भी रह रहे हैं और वहां का मूल का तो आता पता ही नहीं है।
लेकिन इस देश में ऐसा नहीं हुआ। इस देश में तो और भी कई देश हैं, उसकी चर्चा मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, छोड़ करके इनको यहाँ से जाना पड़ा। लेकिन जिसके लिए आज चंद्रशेखर आजाद का 27 तारीख को जो फरवरी में आगे आएगा, 2 दिन बाद आगे आएगा, उस दिन इसने इलाहाबाद में अपने को गोली मार ली। अर्थात जो एक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का कमांडर इन चीफ था, उसने स्वाधीनता के भाव को अपने मन में रखे हुए 25 साल के युवक ने अपने को गोली मार ली, मर गया। और याद रहे, मर गया। अगर वो एक केवल डकैत होता, अगर वो एक केवल आतंकवादी होता, एक उग्रवादी होता, एक केवल लूटपाट करने वाला होता, तो जानते हो इलाहाबाद की जनता ने उसके जो अंत्येष्टि जब हुई ना, उस रूप में किया गया, जो उसके एक भी जो उसकी भस्म थी ना, जो राख थी, कुछ भी छोड़ा नहीं, सबको अपने घर में ले गए। और उस सभा में कमला नेहरू जी का भी व्याख्यान हुआ था। अर्थात ये मान करके मत चलिए कि चंद्रशेखर आजाद जो ये से क्रांतिकारी थे, ये क्रांतिकारी केवल लूटपाट करने वाले ही नहीं थे, बल्कि देश के जो दूसरे दल के नेता थे, जो देश को स्वाधीन कराना चाहते थे, उनसे भी बातचीत होती थी, बैठकें होती थी, भावनाओं का भी आदान प्रदान होता था। हाँ, कार्य क्षेत्र अलग था, लेकिन एक दूसरे के प्रति श्रद्धा भी थी, विश्वास एक दूसरे पर ना भी करें, लेकिन श्रद्धा भी थी। जहां हो सका सहयोग भी करते थे, अपने स्वार्थ के लिए विरोध भी करते थे, क्योंकि वो राजनीति अंग्रेजों की ही देन थी। लेकिन उसमें कमला नेहरू आदि का भी व्याख्यान हुआ था। मैं केवल मात्र इसको इसलिए उदाहरण देना चाहता था जिससे आपको यह लग जाए कि चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह आदि केवल एक छोटे मोटे रोड पर चलने वाले लोग नहीं थे, लूटपाट करने वाले, डकैती डालने वाले लोग नहीं थे, बल्कि जनता के भीतर में थे, अपने देश को स्वाधीन कराना चाहते थे। लेकिन केवल स्वाधीन नहीं कराना चाहते थे, वे आगे भी चाहते थे। वे चाहते थे मेरे राष्ट्र का निर्माण हो। लेकिन राष्ट्र का निर्माण होगा तो होगा कैसे? कैसे होगा? एक उदाहरण देखो, हम कौन? हिंदू। हिंदू कौन है? अच्छा ये बताओ, मुसलमान अपने को हिंदू कहता है कि नहीं कहता? नहीं कहता। ईसाई अपने को हिंदू कहता है कि नहीं कहता? नहीं कहता। और ये जैन अपने को हिंदू कहते हैं कि नहीं कहते? नहीं कहते। सिख अपने को हिंदू कहते हैं कि नहीं कहते? नहीं कहते। ये आर्य समाजी अपने को हिंदू कहते हैं कि नहीं कहते? सब चुप हो गए। नहीं कहते। आर्य समाजी हिंदू नहीं है। और ये बौद्ध, अगर बौद्ध हिंदू ही अपने को कहता तो भीमराव अंबेडकर जी को जाकर के बौद्ध नहीं बनना पड़ता। हिंदू तो थे ही, वो बौद्ध क्यों जाकर के बने? वो अपने को हिंदू नहीं कहता। अरे भाई, फिर हिंदू कौन है? जैन हिंदू नहीं, मुसलमान हिंदू नहीं, सिख हिंदू नहीं, ईसाई हिंदू नहीं, बौद्ध हिंदू नहीं, आर्य समाजी हिंदू नहीं, फिर हिंदू कौन? इस देश में जो हम कहते हैं हिंदू है कौन आखिरकार? दो हिंदू लोग, एक कहता है कि मैं तो शराब पीता हूं, और एक कहता है मैं तो दूध पीता हूं, एक कहता है मैं तो मांसाहारी हिंदू हूं, और एक कहता है मैं तो शाकाहारी हिंदू हूं। भाई हिंदू कौन? जिस देश में जो मुसलमान जब आए, इन्होंने हिंदू और हिंदुस्तान रखा, अंग्रेज आए, अंग्रेज ने इंडिया और इंडियन हो गया। अरे इंडिया और इंडियन आज भी हमसे नहीं छूटा है। लेकिन अगर हम हिंदू कहते हैं तो हिंदू कौन है? याद रहे, ये केवल कहने की बातें हैं आर्यों आर्याओं। हम केवल स्वप्न लोक में जी ले या आपकी इच्छा, लेकिन हिंदू जिनकी मैंने चर्चा की अपने को हिंदू नहीं कहता। आखिर किनकी उन्नति करना चाहते हो, या कौन आपकी उन्नति करना चाहता है? इस राष्ट्र को कौन आगे ले जाना चाहता है? ईसाई, मुसलमान, जैन, बौद्ध या हिंदू? फिर हिंदू कौन? या आर्य समाजी? हिंदू कौन? इन लोगों से जाकर के बैठ करके पूछो, अपने को हिंदू कोई नहीं मानता है। अरे भाई, ये हिंदुस्तान और हिंदू की व्याख्या क्या करोगे? आज तक हिंदू की तार्किक ठीक व्याख्या ही नहीं हो पाई है जिसको हम हिंदू और हिंदुस्तान कहते हैं। और पुस्तकें बड़ी भारी लिखी गई, वीर सावरकर ने, उसके बाद में सारे लिख दिए, लेकिन हिंदू और हिंदू की है क्या? हम तो कहते हैं कि देश के जो बड़े भारी अपने को देश के उद्धारक कहते हैं और हिंदू कहते हैं। पहले भाई समझ तो ले कि हिंदू कौन है। हिंदू, सिख, गुरु गोविंद सिंह हिंदुओं के उद्धार के लिए
कहते हैं, लेकिन हिंदुओं के उद्धार के लिए वो तो कहते हैं, लेकिन सिख नहीं मानता। सिख कहता है मेरा खालिस्तान, वो नहीं मानता, अपने को हिंदू मानता ही नहीं है, उसके बिल्कुल से अलग हो गए। तो आखिरकार भाई हिंदू कौन? मैं आज हिंदू की व्याख्या तो नहीं करूंगा, मैंने केवल मात्र प्रश्न के लिए छोड़े हैं। हमने अपने, मैं मानता हूं जो हमारे आर्य और आर्याएं हैं वे अच्छी से समझ जाएंगे। जो युवक हैं 20 साल के, 25 साल के, अब तो हम लोगों ने अनुमति भी दे दी है कि 16 साल का युवक सत्र में बैठ सकता है। तो हम कहते हैं हमारे जो युवक हैं, जो वरिष्ठ भी हैं, वे समझ सकते हैं। अगर वे गंभीरता पूर्वक समझेंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि हिंदू कौन, तब उन्हें समझ में आएगा अरे हमारे ही तो युवक हैं। वो देवेंद्र जी ने अच्छा कहा, हमारे ही तो युवक हैं कि जो 24 साल के, 25 साल के, 30 साल के फांसी के फंदे पर झूल गए। हम आजाद तो हो गए, लेकिन आजाद होने के बाद में राष्ट्र निर्माण कहां हो पाया? राष्ट्र निर्माण किसने किया? राष्ट्र निर्माण किसका हो? राष्ट्र निर्माण कौन करे? ये समस्या बड़ी भारी है। आज ये अच्छा है कि आर्य सत्येंद्र जी ने, डॉक्टर सुनील जी ने और आर्य देवेंद्र जी ने मिलकर के ये किया कि हम चंद्रशेखर आजाद का भी बलिदान पर्व मनाएंगे। बहुत अच्छा है, मनाना चाहिए, पर उन्हें अच्छी प्रक्रिया की है। थोड़ी व्यवस्थाओं को और आगे भविष्य में संभाल लेंगे। लोगों को और आपको भी या तो पता चला कि ये युवक अपने देश में मान्य थे, ये यंग थे, अभी ये सिद्धांत जितना जानते थे उसके अनुसार में कार्य करने का प्रयास करते थे। और एक बात और समझ लो, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने जो सिद्धांत बनाए थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के, वे सारे के सारे आर्य समाज के सिद्धांत हैं। वे के सारे सारे वेदों के सिद्धांत पर आधारित थे। वे इन्हीं से आए और वही भगत सिंह तक और आगे तक वही पहुंचे चंद्रशेखर आजाद तक। लेकिन ये युवाओं के मन में जो क्रांतिकारियों के, अपने राष्ट्र के स्वाधीनता के, अपने राष्ट्र के निर्माण के ये भाव थे, ये सारे के सारे भाव आर्य समाज की ही देन है। ये सारे के सारे भाव ऋषि दयानंद की ही देन है। ये सारे के सारे भाव वेदों के ही देन है। कोई कुछ भी कर ले अपने मन से कि ना जी ये कम्युनिस्ट के हैं, मार्क्स के हैं, किसके हैं। मैंने भी सारा कम्युनिस्ट का साहित्य पढ़ा है। मैंने कम्युनिस्ट का कोई जितना भगत सिंह ने पढ़ा होगा उससे कम 50 गुना साहित्य मैंने पढ़ा है। मैंने सोवियत संघ से साहित्य मंगा करके पढ़ा है, अपने देश में नहीं। हमने चीन से और सोवियत संघ से दोनों जगह से मंगा करके, आज नहीं 20 साल की उम्र में हमने पढ़ा है सारा साहित्य मंगा करके। इससे मैं कम्युनिस्ट हो गया ऐसा तो नहीं, मैं मार्क्सवादी हो गया ऐसा तो नहीं। जो संसार भर में विचार हैं जिससे मेरे राष्ट्र का उत्थान हो सके, जिससे मेरे लोगों का कल्याण हो सके, जिससे मेरे राष्ट्र का निर्माण हो सके, मुझे मान्य है। हम उन सारे सिद्धांतों को अपनाने को तैयार हैं। वही उन युवाओं ने किया। अरे मैं तो विद्वान हूं, मैंने तो शास्त्र पढ़े, वो तो अभी युवक थे। किसी ने डीएवी से पढ़ा था, किसी ने विद्यालय से पढ़ा था। पढ़ करके महात्मा गांधी और अन्य नेताओं का, अंग्रेजों का दमन चक्र चल ही रहा था। स्वाधीनता के लिए ये युवक भी लग गए। लेकिन हाँ, आर्य समाज की विचारधारा इनके साथ थी, जिसके कारण से ये अन्यों से थोड़ा ऊंचे थे। इनकी विचारधारा राष्ट्र के लिए हितकारी थी, इसके लिए जिए, इसके लिए मरे। और अंग्रेज भी समझता था कि ये युवक ऐसे नहीं हैं, ये केवल बात सामान्य रूप में कहते हैं। इसीलिए अंग्रेजों ने इनको मिटाना ही चाहा और मिटा करके ही छोड़ा। 8 वर्ष के भीतर ही भीतर में इनका संगठन बिल्कुल जमींदोज हो गया, उभरा ही नहीं। फिर भगत सिंह की फांसी हो गई, चंद्रशेखर आजाद का पहले ही वहां पर बलिदान हो गया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को पहले ही फांसी दे दी गई, 1927 में दे दिया गया, 1931 में ये, इसके बीच में ये सारा का सारा हो गया। लेकिन याद रहे, इन लोगों ने जो स्वराज्य की मांग की थी ना, डोमिनियन स्टेट को छोड़ करके, इसको महात्मा गांधी आदि कांग्रेस और अन्य पार्टियों को अपने में अपनाना पड़ा, उसके लिए लड़ना पड़ा और अंग्रेजों को देना पड़ा। अर्थात युवाओं, एक चीज तो स्पष्ट है, इन युवाओं ने अपना बलिदान दिया स्वाधीन कराने के लिए। स्वाधीन हम हो गए, लेकिन इन युवाओं ने अपना बलिदान राष्ट्र निर्माण के लिए भी दिया था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के अंतिम वाक्य पढ़ लीजिए, जो फांसी होने से पहले लिखा था। क्या उसकी वो अधूरी रह जाएगी? पंडित ये चंद्रशेखर आजाद का बलिदान होने से पहले ये तो कमांडर इन चीफ है। जो कुछ भगत सिंह आदि कहते हैं तो उसी के नेतृत्व में कहते हैं। इन लोगों की जो आकांक्षा थी अपने युवाओं के राष्ट्र निर्माण की, वो क्या अधूरी रह जाएगी? उस समय में ये सोचते थे कि लोकतंत्र लूट तंत्र में बदल जाएगा। आज बदला हुआ है। ये चाहते थे लोकतंत्र सच्चा हो, एक एक व्यक्ति
हित हो, जिसमें व्यक्ति का कल्याण हो और राष्ट्र का निर्माण हो। आज राष्ट्र का निर्माण कौन करे? याद रहे, स्वाधीनता मिल जाती है, उसके बाद में एक एक व्यक्ति को संभालना कैसे। मैं एक छोटा सा उदाहरण सुना देता हूं, समझ में आ जाएगा, बहुत जल्दी सुनाऊंगा और सब एकाग्र रहेंगे, अन्यथा भूल जाओगे। एक गांव है, उस गांव की आबादी 10,000, 1,000 लोग नौकरी करते हैं, 2,000 लोग खेती करते हैं, 500 लोग व्यापार करते हैं। जो 1,000 लोग नौकरी करते हैं उनको 10,000 रुपया महीना मिलता है। जो 2,000 किसान हैं उनको 1,500 रुपया 1 कुंटल गेहूं का मूल्य मिलता है। जो व्यापारी हैं उनको 5% टैक्स है। एक दो नेता हैं एक ही जगह के, एक आकर कहता है देखो जी अपने राष्ट्र का हित होना चाहिए, अपनी संस्कृति को बचाना चाहिए। आप लोगों को अपने देश के चारों तरफ में भी जहां गरीबी है, जहां अशिक्षा है, जहां निर्धनता आदि है, इनको दूर करने के लिए हमें भी त्याग करना चाहिए। एक वो कहता है भाई मेरे साथ चलो, हम पूरे राष्ट्र का उत्थान करेंगे, हम आपका भी उत्थान करेंगे, राष्ट्र के लिए भी संघर्ष करेंगे। और एक आकर कहता है अरे जी मैं आपकी तनख्वाह 15,000 कर दूंगा, मैं समर्थन मूल्य 1,500 से 2,000 कर दूंगा और मैं 5% टैक्स को घटा करके 2% कर दूंगा। लोग किसके साथ जाएंगे? बोलो किसके साथ जाएंगे? आज जो कुछ भी है लोग जाएंगे जिसने 15,000 दिया, जिसने 2,000 कर दिया, जिसने 2% टैक्स कर दिया, चाहे वो विघटनकारी क्यों ना हो, चाहे वो देशद्रोही क्यों ना हो, चाहे वो अधर्मी क्यों ना हो, विघटनकारी क्यों ना हो, देशद्रोही क्यों ना हो, लोग उसी के साथ जाएंगे। बताओ तो मना क्या? जिसने हमारी तनख्वाह बढ़ा दी, जिसने हमारे गेहूं का मूल्य बढ़ा दिया, जिसने हमारे पर टैक्स कर दिया, वो सब कुछ ठीक हो गया। भले ही राष्ट्र को बेच करके खा जाए, भले ही राष्ट्र का विनाश कर दे, हम नहीं विचार करते। पूरे देश में विचार करके देखो तो समझ में आ जाएगा। नेता कोई स्मार्टफोन बांटता है, कोई मोटरसाइकिल बांटता है, कोई स्कूटी बांटता है, कोई साड़ी बांटता है, कोई कार बांटता है। अरे भाई क्या रह गया? किस राष्ट्र की आप बात कर रहे हैं? मैं राजनीति की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि भाई राष्ट्र कौन सा बना रहे हो, कौन सा राष्ट्र निर्माण हो रहा है कि जब जनता ही नहीं मानने को तैयार। जनता तो 15,000 में जाएगी, 2,000 में जाएगी, वो तो 2% टैक्स करोगे वो तो जाएगी। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? इसका मतलब ये है स्वाधीनता इसका नाम नहीं है, राष्ट्र निर्माण इसका नाम नहीं है। इसका नाम यह है कि अरे अपने उन लोगों को, अपने उन युवाओं को, अपने उन युवतियों को, या जो लोग 15,000, 2,000, 2% टैक्स को ही सब कुछ मानते हैं, इनको समझाओ, इनको